नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, 100 दिन चले अढ़ाई कोस। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस कहावत की बात क्यों कर रहा हूं आपसे। तो बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब लोकसभा चुनाव में लगभग 100 दिन बचे हुए हैं और लोकसभा चुनाव के लिए जो दो मुख्य दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी लीडेड एनडीए और दूसरी कांग्रेस लीडेड इंडिया गठबंधन INDIA। तो इंडिया गठबंधन की भी बात चले लगभग 100 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, कुछ ऊपर भी हो सकता है। तो 100 दिन में इंडिया गठबंधन अढ़ाई कोस चला था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है उससे इंडिया गठबंधन जो है अब चलना तो दूर रहा, अब लगता है गड्ढे में जा रही है। जी हाँ, आपको पता है कि ममता दीदी ने ये ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अब अपने बूते अपने दम पर अकेले लड़ेगी, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। जी हाँ, ममता दीदी ने ये ऐलान आज कर दिया है और उनका ये कहना है कि कांग्रेस से उनका जो है कोई संवाद नहीं हुआ और साथ ही साथ जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके बारे में भी पश्चिम बंगाल वो कब पहुंच रही है, कहां जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई सूचना उनके पास नहीं है। ये तो हुआ ममता दीदी का ऐलान। और इसके ठीक बाद पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में ये ऐलान कर दिया कि पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, वहां भी गठबंधन का रास्ता बंद हो गया, रुक गया। इसके साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां से फारूक अब्दुल्ला साहब का भी एक बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपने गठबंधन के जो क्षेत्रीय साथी हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए। तो आपको भी अब समझ में आ रहा होगा कि ये तीन बयान के मायने क्या हैं और इंडिया गठबंधन के भविष्य की ओर ये किस तरह से इशारा कर रहे हैं। तो बात पहले करते हैं, पंजाब पे भी आएंगे और पहले बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और अगर 2019 का पैमाना अगर माने लोकसभा चुनाव के परिणामों की, तो उसमें बीजेपी के पास 18 सीटें थी और उसको 38%, लगभग 38% वोट मिले थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस का प्रतिशत जो है वो लगभग 44% था और तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। तो इस बार क्या होगा 42 सीटों में? अब जबकि 2019 में बीजेपी ने अपना जो वोट शेयरिंग है उसमें ज़बरदस्त उछाल हासिल किया था, तो अब क्या एनडीए के लिए पश्चिम बंगाल में फ्रेंडली मैच हो गया है लोकसभा चुनाव? क्या एनडीए की या बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है? जी हाँ, इस पे बात करेंगे और ऐसा अब मुमकिन दिखाई दे रहा है, लेकिन बात पहले ममता की एटीट्यूड की कर लें। ममता दीदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जिद्दी और मनबढ़ उनको कहा जाता है और कुछ लोग उन्हें अहंकारी भी कहते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका कांग्रेस से कोई संवाद नहीं हुआ, संवादहीनता की स्थिति कांग्रेस से हुई और वो अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा रखती है। तृणमूल कांग्रेस जो उनकी पार्टी है वो अकेले ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी। कहीं न कहीं से ममता बनर्जी का ये अहंकार बोल रहा है। थोड़ा और पीछे आते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन से ममता का मोह भंग क्यों हो गया। तो बात यह भी कही जा रही है कि दिल्ली की बैठक के दौरान ये ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ऊपर उछाला था चेयरमैन पद के लिए। तो क्यों उछाला था, आज ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दलित मतदाता भी बहुत ही प्रभावी स्थिति में हैं और जैसा कि आपको पता है कि ममता बनर्जी का मुस्लिम वोटों पर जो पकड़ बंगाल में है उससे सभी वाकिफ है।
और इस तरह का जुबला उछालकर या इस तरह की बात कर कर ममता बनर्जी ने जो बंगाल का दलित वोटर है उसको भी अपने पक्ष में या उस पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की एक कोशिश की थी, एक चाल चली थी, जो आज के उनके इस बयान से अब जाहिर होता है, क्लियर होता है। तो दलित और मुस्लिम अगर दोनों टीएमसी के पास चले जाते हैं तो टीएमसी के वोटों की संख्या जो है वो लगभग 52% हो जाती है और इतना वोट या 50% वोट उनको बंगाल की 42 सीटों में से कम 25 सीटें जरूर दिला सकता है। और उस स्थिति में बीजेपी को घाटा होगा, क्योंकि बीजेपी के पास 2019 में 18 सीटें थी, 38% वोट थे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अब जबकि राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर उद्घाटन के बाद इंडिया गठबंधन जो कि मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी या एनडीए के मुकाबले, और यही सिचुएशन करीब करीब पश्चिम बंगाल में भी रहेगी जब तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं भाकपा और माकपा, वो बीजेपी के सामने होंगे। इन तीनों पार्टियों टीएमसी, माकपा, भाकपा और कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो मोदी के व्यक्तित्व का मुकाबला कर सके, खासकर उस विराट व्यक्तित्व का जो अब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उभर कर सामने आया है और एक बेहतर माहौल बीजेपी के पक्ष में तैयार करने में सफल हुआ है। जाहिर सी बात है उस वक्त जो वोटर होगा उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो बीजेपी को वोट दे। साथ ही साथ मैं अभी पिछले दिनों दिसंबर में कोलकाता गया था, आसनसोल भी गया था। वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, लोगों से घुमा फिरा थोड़ा बहुत, मार्केट में लोगों से बातचीत की। तो जो मुझे समझ में आया, जो मुझे परसेप्शन मिला, वो इस बात का कि वहाँ पर जो एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की का लहर है और मुस्लिम तुष्टीकरण जिस तरह से टीएमसी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, उससे जो बहुसंख्यक हिंदू है वो खुश नहीं है, या यूं कहें नाखुश है। तो इसका फायदा जो है अब बीजेपी को मिलेगा। हो सकता है बीजेपी का वोट परसेंट 38% से बढ़कर 42%, 44%, 46% पहुंच सकता है, क्योंकि अब इस स्थिति में जो फ्लोटिंग वोट होता है, हर चुनाव में आपको पता है कि 3%, 4% वोट जो है वो फ्लोटिंग होते हैं और वो मौका देखकर, समय देखकर, हवा देखकर, रुख देखकर वो अपना मतदान करता है और कभी कभी ये फ्लोटिंग वोट ही जो है वो निर्णायक सिद्ध हो जाते हैं। तो बंगाल में भी 3 से 4% का फ्लोटिंग वोट है और उस फ्लोटिंग वोट को ये पता है कि ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, ना ही कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो चुनाव जीतकर मोदी को हराकर दिल्ली में केंद्र सरकार बना सकती है। ऐसे में जाहिर है कि जो फ्लोटिंग वोट है वो निश्चित रूप से बीजेपी या यूं कहें एनडीए के पक्ष में जाएगा, बीजेपी के पक्ष में जाएगा और ये पूरा का पूरा खेल जो है दीदी का बंगाल में बिगाड़ सकता है। ये एक छोटा सा आकलन था मेरा पश्चिम बंगाल को लेके, और अगर आपको ये आकलन सही लगता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बात कर रहा था मैं फ्लोटिंग वोट्स की, और ये फ्लोटिंग वोट जो है बीजेपी के पक्ष में आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि न तो ममता बनर्जी की पार्टी और न ही कांग्रेस की इस बात की उम्मीद है कि वो केंद्र में सत्ता में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पंजाब की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और 13 की 13 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जी हां, इस तरह से पंजाब में भी गठबंधन का भविष्य जो है खत्म हो गया है, रुक गया है। गठबंधन लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर गया है। अब पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी के पास 2 सीटें थी, अकाली दल के पास 2 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस के पास 7 सीटें थी। और इन्हीं सीट शेयरिंग को लेकर जिद चल रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस उन 7 सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी, जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब में 38% वोट मिले थे, तो आम आदमी पार्टी 7 सीटें देने के मूड में कांग्रेस को कतई नहीं थी। और आम आदमी की जो लोकल यूनिट थी
जो उनका संगठन है पंजाब का, वो भी इस बात का पुरजोर विरोध कर रही थी। लिहाजा वहां भी सीट शेयरिंग का फार्मूला फेल हो गया। अब 13 सीटें पंजाब की गई, 42 सीटें 55 सीटें हो जाती हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो 55 सीटों पर अब फ्रेंडली मैच होगा। पंजाब में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है और जाहिर सी बात है कल परसों तक बंगाल में भी शुरू हो जाएगी। तो ये हाल है 55 सीटों का पश्चिम बंगाल में और पंजाब में। इस बीच आपको जैसा पता है कि जम्मू कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला का बयान तो आ ही गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों में खासकर क्षेत्रीय दलों को अहमियत देनी चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। तो क्षेत्रीय दल में ममता बनर्जी की बात के बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा मजबूत दल है वो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का दल, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी अभी तक गठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। जैसा कि आपको मालूम था या मालूम है कि 31 दिसंबर तक ये डेट पहले रखी गई थी जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी। उसके बाद हुआ कि 12 जनवरी तक हो जाएगी। 12 जनवरी को मीटिंग हुई, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और कांग्रेस इस बात का इंतजार करती रही कि 15 जनवरी जो मायावती का जन्मदिन था तो शायद मायावती जो है 15 जनवरी को इस बात का ऐलान कर दें कि वो गठबंधन ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन मायावती ने एकला चलो की राह पकड़ ली। एक मीटिंग और हुई 18 जनवरी को, उसमें भी जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला कोई भी सामने नहीं आया उभर कर। हालांकि दोनों पार्टियों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव हों और चाहे वो कांग्रेस के कपिल सिब्बल हों, सबने यही कहा कि हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल की ओर कब तक पहुंचेंगे, कितना धीरे चल रहे हैं, कितना वक्त लगेगा पहुंचने में, ये अब या तो कांग्रेस के आला नेता जानते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के आला नेता। इस बीच अखिलेश यादव जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से ही कांग्रेस के रवैये को लेकर नाखुश चल रहे हैं और जिस तरह से आज डेवलपमेंट हुआ है पंजाब का और जिस तरह से बंगाल का डेवलपमेंट हुआ है, तो लगता यह है कि उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी 2009 के फार्मूले पर अटकी हुई है। जिस चुनाव में 2009 के लोकसभा चुनाव में उसने 21 सीटें जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसने इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना वोट शेयर कम से कम 32% तक बढ़ा दिया। जी हाँ, 32% वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता है यूपी में, उससे 42% वोट मिले थे। तो समाजवादी पार्टी इन 32% वोटों पर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करना चाहती है और कांग्रेस अभी 2009 पर ही अटकी हुई है। लिहाजा सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होना पेचीदा होता जा रहा है और अखिलेश का धैर्य भी अब जवाब दे रहा है। क्या करेंगे अखिलेश? क्या वो भी ममता बनर्जी की तरह एकला चलो की राह पर चल देंगे? क्या अखिलेश जिन्होंने ऑलरेडी अपने सहयोगी दल आरएलडी को 7 सीटें दे दी है और वो 65 सीटों पर खुद लड़ने को तैयार है, यानी 72 सीटों का फार्मूला तैयार हो गया है, माफ कीजिएगा 65 और 7 72 सीटों का वो तय हो गया है, 5 सीटें वो और छोड़ने को तैयार हैं। तो इस तरह से 8 5 13 सीटें हो जाती हैं और यही 13 सीटें कांग्रेस को वो देना चाहते हैं और कांग्रेस इसके लिए फिलहाल तैयार दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन फेल हो जाएगा? गठबंधन की गति जो है वो शून्य पे चली जाएगी? देखना होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी जिस तरह की राजनीति करवट बदल रही है, नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि कुल मिलाकर गठबंधन का गणित अब गड़बड़ाने लगा है और एक मैसेज भी जाने लगा है पब्लिक के बीच में कि ये फिलहाल कुछ नहीं कर सकते मोदी के विरोध के अलावा। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। ये प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए